हरेन पांड्या की हत्या और फिर संजीव भट्ट की प्रताड़ना की कहानी हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। हरेन पांड्या की हत्या की डोर में गुथे एक और अहम किरदार की रहस्यमयी मौत की कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे। एक सीबीआई जज ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया हरेन पांड्या की हत्या की डोर में ही बंधे सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति और कौसर बी के एनकाउंटर्स से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे। साल था 2014। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, अमित शाह नंबर 2 की ख्याति पा चुके थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इसी साल दिसंबर महीने की 30 तारीख को अमित शाह के पक्ष में फैसला देने का दबाव जज लोया पर बनाया जाता है, लेकिन जज इनकार कर देते हैं। वकीलों को हड़काते भी हैं कि भाई अमित शाह कोर्ट में पेश क्यों नहीं हो रहे। और इन सब घटनाओं के बीच 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में जज लोया की मौत हो जाती है। आधिकारिक तौर पर हार्ट अटैक को कारण बताया जाता है, लेकिन परिवार वाले हत्या की आशंका व्यक्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की जाती है, लेकिन परिणाम अमित शाह के पक्ष में रहता है। जज लोया की मौत के बाद 2 और जिंदगियां जाती हैं। वकील श्रीकांत खंडालकर और रिटायर्ड जज प्रकाश थाम्बरे, दोनों जज लोया के करीबी थे। वो कौन सी परिस्थितियां थी जो जज लोया की मौत को नेचुरल डेथ नहीं मानने के आधार देती है। अमित शाह के पक्ष में फैसला देने के लिए जज लोया पर दबाव कौन बनाता है और किस तरह बनाता है। क्यों सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे कद्दावर बीजेपी नेता कहते हैं कि जज लोया को अमित शाह ने मरवाया। द डार्क पॉलिटिकल स्टोरीज के इस एपिसोड में बात जज लोया की मौत की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सीधे जज लोया की रहस्यमयी मौत पर आने से पहले हमें उस केस के बारे में थोड़ा समझना होगा जिसकी सुनवाई के दौरान जज लोया की कथित हत्या हुई। इस मामले की शुरुआत होती है हरेन पांड्या की हत्या से। बीजेपी के बड़े नेता लेकिन नरेंद्र मोदी के कॉम्पिटिटर 2002 के गुजरात दंगों के बाद हरेन पांड्या ने एक कमेटी के सामने टेस्टिफाई किया कि दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका रही है। इसके कुछ महीनों बाद मार्च 2003 में उनकी रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई। क्या हुआ, क्या स्थितियां थी, डिटेल्ड वीडियोस हम कर चुके हैं। इस हत्या में नाम आया सोहराबुद्दीन शेख और उसके साथी तुलसीराम प्रजापति का। हैरानी की बात यह है कि सोहराबुद्दीन का हरेन पांड्या से कोई निजी झगड़ा नहीं था, न ही कोई पुरानी दुश्मनी थी। तो सवाल था, आखिर सोहराबुद्दीन और उसके साथी तुलसीराम प्रजापति ने हरेन पांड्या को क्यों मारा? क्या यह हत्या किसी के कहने पर की गई? क्या किसी ने इसकी सुपारी दी? इससे पहले कि इस सवाल से पर्दा उठता, आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया। 23 नवंबर 2005 सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और साथी तुलसीराम प्रजापति एक बस से हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहे थे। इस बस को बीच रास्ते में रोक गुजरात पुलिस के डीआईजी डीजी वंजारा ने सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी और उसके साथी तुलसीराम प्रजापति को बस से उतरवाकर हिरासत में ले लिया। सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी को अहमदाबाद के पास एक फार्म हाउस में अवैध तरीके से कैद कर लिया गया। 3 दिनों बाद यानी 26 नवंबर 2005 को गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस की टीम दावा करती है कि एक जॉइंट एनकाउंटर में अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स पर नरोल सर्कल पर सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर किया गया। पुलिस का दावा था कि सोहराबुद्दीन एक नेता की हत्या करने जा रहा था। वो मोटरसाइकिल पर था, उसने पुलिस पर ओपन फायर किया। जवाबी एनकाउंटर में मारा गया। हालांकि बाद में सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के इस दावे को फैब्रिकेटेड बताया। सोहराबुद्दीन की मौत के बाद उसकी पत्नी कौसर बी को बनासकांठा जिले के इलोल गांव में एक प्राइवेट फार्म हाउस में रखा गया। आरोप लगे कि वहां उसके साथ पहले रेप किया गया, फिर उसे मार दिया गया। हत्या के बाद उसके शरीर को जला दिया गया और 29 नवंबर को उसकी राख नर्मदा नदी में बहा दी गई। दिसंबर 2005 में सोहराबुद्दीन के भाई ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर बताया ये कोई एनकाउंटर नहीं था बल्कि पुलिस मर्डर था, जिसके बाद इस केस की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। 1 साल बाद 26 दिसंबर 2006 को पुलिस ने रिपोर्ट दी कि तुलसीराम प्रजापति पुलिस कस्टडी से भाग गया है, लेकिन सिर्फ 2 दिनों बाद यानी 28 दिसंबर को गुजरात और राजस्थान की सीमा के पास एक और एनकाउंटर होता है और उसमें तुलसीराम की भी मौत हो जाती है। फरवरी 2007 में इस केस की जांच कर रहे आईपीएस रजनीश राय ने सीआईडी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इस रिपोर्ट के आधार पर उसी साल अप्रैल में 3 बड़े आईपीएस अफसर डीजी वंजारा, दिनेश एमएन और राजकुमार पांड्यन को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद रजनीश राय को इस केस से हटा दिया जाता है, जिसके बाद केस धीमा पड़ गया।
केस की धीमी रफ्तार और पुलिस इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए साल 2010 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच गुजरात पुलिस से लेकर मुंबई सीबीआई को सौंप दी। अप्रैल 2010 में सीबीआई ने गुजरात के डीआईजी अभय चुडासमा को गिरफ्तार किया, जिन पर आरोप था कि उन्होंने सोहराबुद्दीन के साथ मिलकर गैर कानूनी काम किए। वो इस केस में गिरफ्तार किए गए 14वें पुलिस अफसर थे। फिर जुलाई 2010 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में गुजरात के तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह को भी आरोपी बनाया गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने मांग की इस केस में निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए न्यूट्रल वेन्यू पर सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मांग मान ली और आदेश दिया कि मामले की सुनवाई गुजरात के बाहर मुंबई में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट में की जाए। साथ ही तीनों मामलों सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी और तुलसी राम की हत्याओं को, एनकाउंटर्स को जोड़कर एक साथ सुनवाई का आदेश दिया। मुंबई सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होने लगी, तारीखें लगने लगी, लेकिन अमित शाह इन तारीखों पर कोर्ट में मौजूद नहीं रहते थे। जांच और सुनवाई होते हुए लगभग 2 साल बीत गए और फिर एक सुनवाई के दौरान जेटी उत्पत ने अमित शाह के वकीलों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगली तारीख यानी 26 जून को अमित शाह यहां मौजूद होने चाहिए। अब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस की पूरी सुनवाई एक ही जज करेगा, लेकिन 26 जून आने से पहले ही जेटी उत्पत को इस केस से हटा दिया जाता है और नए जज नियुक्त होते हैं, ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया। यहां से जज लोया की कहानी शुरू होती है। जज लोया ने अमित शाह को कोर्ट में बुलाने में थोड़ी नरमी दिखाई, लेकिन 31 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान जज लोया ने कोर्ट में पूछा, अमित शाह आज पेश क्यों नहीं हुए? शाह के वकीलों ने जवाब दिया, उन्हें आपने ही हाजिरी से छूट दे रखी है। इस पर लोया ने साफ कहा, वो छूट सिर्फ तब लागू होती है जब अमित शाह महाराष्ट्र से बाहर हों। इस दिन अमित शाह मुंबई में ही थे, सीबीआई कोर्ट से महज 1.5 किलोमीटर दूर, जहां वो महाराष्ट्र में बनी नई बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। लोया ने तब वकीलों से कहा, जब शाह राज्य में मौजूद हों तो उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। इसके बाद उन्होंने अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तय कर दी। तारीख आने से पहले ही 1 दिसंबर 2014 को जज लोया की अचानक रहस्यमयी मौत हो गई। जज लोया की मौत को ऑफिशियल तौर पर नेचुरल डेथ बताया गया, लेकिन परिवार के आरोपों ने इस दावे पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। लोया की मौत के बाद शुरुआत में उनका परिवार 3 महीनों तक मीडिया से पूरी तरह चुप रहा, लेकिन जब खोजी पत्रकार निरंजन टाकले ने इस मामले की तहकीकात शुरू की तो परिवार के आरोप खुलकर सामने आ गए। टाकले ने करीब 1 साल तक जमीनी स्तर पर जांच और परिवार के आरोप जानकर सबूत इकट्ठे किए। जज लोया की बहन अनुराधा बयानी ने टाकले को बताया, जिस दौरान जज लोया अमित शाह पर इस केस की सुनवाई कर रहे थे, उसी दौरान पूरा परिवार लातूर में दिवाली मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुआ। जज लोया ने परिवार को बताया था कि उन पर कितना भारी दबाव डाला जा रहा है। उन्हें लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे। साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस मोहित शाह ने जज लोया को 100 करोड़ रुपयों की रिश्वत और मुंबई में एक बंगला देने की पेशकश की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहित शाह अक्सर जज लोया को रात के समय सामान्य कपड़ों में मिलने के लिए बुलाते थे। वहां वो लगातार दबाव डालते कि फैसला जल्द सुनाया जाए। जज लोया के पिता हरकिशन लोया ने भी इस बात की पुष्टि की कि उनके बेटे को रिश्वत की पेशकश की गई थी। जज लोया ने इस ऑफर को साफ मना कर दिया। इस मामले में जज लोया की भतीजी ने भी बताया, जब वो कोर्ट से घर लौटते थे तो बहुत तनाव में रहते थे। वो परिवार को कहते थे कि केस बहुत बड़ा है, सभी लोग इसमें जुड़े हैं और इसे कैसे संभालना है उन्हें समझ नहीं आ रहा। अनुराधा बयानी ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस मोहित शाह ने लोया को बताया, अगर फैसला 30 दिसंबर को आया तो इससे कोई खास नोटिस करेगा नहीं, क्योंकि एक बड़ी खबर आने वाली है जो लोगों का ध्यान भटका देगी। जस्टिस मोहित शाह की हर संभव कोशिश के बावजूद बात नहीं बन सकी और इसके बाद 1 दिसंबर की रात जज लोया की रहस्यमयी मौत हो गई। जज लोया की मौत होती है नागपुर में। उनके परिवार को बताया जाता है कि यह मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। मौत के बाद उनके शव को नागपुर से लातूर लाया गया, जहां उनका परिवार मौजूद था। जज लोया की बहन अनुराधा बयानी के मुताबिक शव रात लगभग 11:30 बजे लातूर आया, लेकिन शव के साथ न तो जज लोया के साथी थे, न ही उनके दोस्त, बस एम्बुलेंस ड्राइवर था। जिनके साथ जज लोया नागपुर में एक शादी समारोह अटेंड करने गए थे, वो तक उनके साथ नहीं थे। अनुराधा बयान ने ये सारी बातें अपनी डायरी में लिखी। उन्होंने ये भी लिखा कि जज लोया की कॉलर पर खून का धब्बा था, बेल्ट उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी, पैंट का क्लिक टूटा हुआ था। जज लोया के पिता हरकिशन लोया ने भी बताया, उनके बेटे के कपड़ों पर खून का धब्बा था।
उनकी दूसरी बहन सरिता मंधाने, जो औरंगाबाद में ट्यूशन सेंटर चलाती हैं, उन्होंने भी कहा जज लोया के सिर पर चोटें थी और गले पर खून के धब्बे। इन सभी सबूतों ने यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या वाकई जज लोया की मौत हार्ट अटैक से हुई थी? इन बयानों के साथ निरंजन टाकले की यह रिपोर्ट साल 2017 में कैरावान मैगजीन में प्रकाशित हुई। साथ ही कैरावान मैगजीन ने आरटीआई के जरिए जज लोया की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट हासिल की और दिल्ली एम्स के फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर आर.के. शर्मा से बातचीत की। डॉक्टर शर्मा ने जज लोया की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कहा, यह कहीं से भी हार्ट अटैक का मामला नहीं है। उनके अनुसार ये कागजात दिखाते थे कि जज लोया के दिमाग में चोट लगी थी और यह भी संभावना है कि उन्हें जहर दिया गया हो। डॉक्टर शर्मा ने स्पष्ट किया कि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक के कोई संकेत नहीं है। रिपोर्ट में कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हार्ट अटैक से जुड़े हुए नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो विशेषताएं उनकी धमनियों में दिखाई दी, उनसे हार्ट अटैक होना संभव नहीं है। इसके अलावा ईसीजी रिपोर्ट, जिसे सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट में पेश नहीं किया, ईसीजी टेस्ट हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों जैसे सीने में जलन, सांस फूलना, नसों में ब्लॉकेज की पहचान के लिए किया जाता है। सरकार के दावे के अनुसार जज लोया को पहली बार डांडे अस्पताल नागपुर ले जाया गया, जहां उनका ईसीजी लिया गया, लेकिन कैरावान मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीजी कभी किया ही नहीं गया, क्योंकि उस समय ईसीजी की सुविधा ऑपरेशनल थी ही नहीं। कैरावान मैगजीन की रिपोर्ट के बाद जज लोया की मौत का संदर्भ धीरे धीरे अमित शाह की ओर मुड़ने लगा, जिसे रोकने के लिए सरकार ने अलग अलग हथकंडे अपनाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को यह जिम्मेदारी दी गई कि इस ईसीजी कहानी को किसी भी टीवी चैनल पर प्रकाशित ना होने दिया जाए। इसके लिए कई टीवी मालिकों को बुलाया गया। उसके बाद 4 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिसमें अमित शाह, अरुण जेटली, देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल शामिल थे। इस घटनाक्रम में ईसीजी रिपोर्ट फर्जी तरीके से लगाई गई ताकि कैरावान मैगजीन की रिपोर्ट को गलत साबित किया जा सके, जिसमें कहा गया था कि ईसीजी कभी किया ही नहीं गया। ये सारे तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि जज लोया की मौत शायद नेचुरल नहीं थी। इस सब के अलावा जज लोया के 2 करीबियों की भी मौतें हुई, जिनमें एक थे वकील श्रीकांत खंडालकर और दूसरे रिटायर्ड जज प्रकाश थामरे। एक की मौत इमारत से गिरकर होती है तो दूसरे की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिलती है। ये दोनों जज लोया के करीबी दोस्त थे। इनके साथ वो सारी बातें शेयर किया करते थे। इस केस से जुड़ी कई गोपनीय जानकारी भी जज लोया के दोस्तों के पास थी। जज लोया की मौत पर लिखी किताब सत्ता की सूली के अनुसार साल 2014 के अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह की बात है। जज लोया अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, तभी एक वकील एक नेता के साथ उनके चैम्बर में घुसता है। उसके हाथों में कागजों का पुलिंदा था। वकीलों ने उन कागजात को जज लोया की तरफ बढ़ा दिया और कहा, ये जजमेंट का ड्राफ्ट है और इसी पर हस्ताक्षर करके आपको अपना फैसला सुनाना है। ये जजमेंट कुछ और नहीं बल्कि भाजपा नेता अमित शाह को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर संबंधी मुकदमे में बरी करने का ड्राफ्ट था। इस ड्राफ्ट जजमेंट को देखकर जज लोया इससे सुनाने का दबाव बढ़ गया था उनके ऊपर। जज लोया इसे सुनाना चाहते नहीं थे, लेकिन दबाव था। इसी दबाव से निकलने के लिए जज लोया ने अपने दोस्त एडवोकेट श्रीकांत खंडालकर और रिटायर्ड जज प्रकाश थामरे से मुलाकात की। खूब गंभीर विचार विमर्श करने पर क्या करना चाहिए अंत में निर्णय लिया गया। इस मसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल से सलाह ली जाए। जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के किसी बड़े वकील से सलाह लेने की बात कही। इस पर इनकी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के नाम पर सहमति बनी कि उनसे सलाह ली जाए। 8 नवंबर 2014 के दिन जज लोया, थामरे और सतीश उके प्रशांत भूषण के यहाँ सलाह लेने के लिए पहुंच गए। प्रशांत भूषण ने यह दस्तावेज देखने के बाद कहा कि कानूनी दृष्टि से बहुत कमजोर है। उनका मानना था कि ऐसे दस्तावेज अदालत में साक्ष्य के रूप में नहीं ठहर सकते। ये इस केस से जुड़ी अहम जानकारी थी। शायद ये ही वकील श्रीकांत खंडालकर और रिटायर्ड जज प्रकाश थामड़े की मौत का कारण बनी हो। जज लोया की मौत के बाद जस्टिस एमबी गोसावी को अमित शाह के केस में नया जज नियुक्त किया जाता है। जज गोसावी ने 15 दिसंबर 2014 को सुनवाई शुरू की, लेकिन यह सुनवाई काफी संदिग्ध ढंग से हुई। उन्होंने पहले 3 दिन केवल डिफेंस वकीलों की दलीलें सुनी, जिन्होंने अमित शाह के बरी होने की मांग की। वहीं सीबीआई जो केस लड़ रही थी, उसकी दलीलों को मात्र 15 मिनट ही सुना गया। सुनवाई जो 15 दिसंबर को शुरू हुई थी, 3 दिनों में यानी 17 दिसंबर तक पूरी कर ली गई और आदेश भी सुरक्षित रख लिया गया। गौर करने वाली बात यह है, इस केस में 10,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट थी। नए जज ने इतनी बड़ी चार्जशीट केवल 3 दिनों में कैसे पढ़ी और समझी?
सुरक्षित रखा गया फैसला 30 दिसंबर 2014 को सुनाया जाता है, जिसमें अमित शाह को बरी कर दिया जाता है। ये वही तारीख थी जो जज लोया के परिवार और जज लोया की बहन अनुराधा बयानी द्वारा बताई गई थी। मोहित शाह ने जज लोया को कहा था, अगर फैसला पॉजिटिव हुआ तो 30 दिसंबर को एक बड़ी खबर आएगी जिससे लोगों का ध्यान इस फैसले से हट जाएगा। संभवतः ये बड़ी खबर थी MS धोनी की टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा, और पूरी टीवी स्क्रीन पर सिर्फ धोनी की खबर छा गई। अमित शाह की बरी होने की खबर छोटे पैमाने पर रही। अमित शाह बरी हो गए और किसी का ध्यान भी नहीं गया। बाकी आरोपियों के खिलाफ सुनवाई होती रही। सितंबर 2018 में कोर्ट ने कई आरोपी अफसरों, जिनमें दिनेश MN, राजकुमार पांड्यन और DG बंजारा शामिल थे, उन्हें सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया। नवंबर में गवाहों की जांच पूरी हुई और दिसंबर 2018 में अदालत ने आखिरकार कहा सभी 22 आरोपी बरी किए जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अदालत में जज लोया की मौत से जुड़ी कई याचिकाएं भी दायर की गई। इन याचिकाओं में उन्होंने आरोप लगाया कि जज लोया की मौत केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई और इसके पीछे कुछ संदिग्ध परिस्थितियां या कोई साजिश हो सकती है जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। लेकिन अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस दीपक मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जज लोया की मौत स्वाभाविक कारणों से हुई थी। इस फैसले के बाद मई 2018 में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने अप्रैल 2018 के निर्णय की समीक्षा की मांग करते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की। उन्होंने अदालत से अपील की कि जज लोया की मृत्यु के तथ्यों की दोबारा जांच हो और मामले की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया और कहा इस मामले में और कोई जांच आवश्यक नहीं है। करीब 1.5 दशक तक चले इस केस में 3 हत्याएं हुई। सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके साथी तुलसीराम प्रजापति। कईयों की हत्याएं कथित रही। जज लोया, वकील श्रीकांत खंडालकर, रिटायर्ड जज प्रकाश थामरे। लेकिन आखिर में किसी को सजा नहीं मिली। जो लोग जांच कर रहे थे वो हटा दिए गए, जो गवाह थे वो पलट गए और जो जज सच तक पहुंचना चाहते थे खुद उनकी मौत रहस्य बन गई। जो आरोपी थे वो देश में ख्याति प्राप्त नंबर 2 को हासिल हुए। आपको क्या लगता है, जज लोया की इस कहानी में कोई झोल था क्या? आपकी राय क्या है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बता दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। और किसी विषय पर आप जानना चाहते हैं तफसील से उसकी डिटेलिंग, तो वो भी लिख दीजिए ताकि उस विषय पर भी आपको हम इन्फॉर्म कर सकें, बता सकें कि दरअसल वाक़या किस किस क्रोनोलॉजी में किस किस तरीके से हुआ। शुक्रिया।